All right. Good morning to all of you. This is the second class of element 3. यानी बोश IG का जो element 3 है उसका second class है. In the first class we covered element 3.1, element 3.2. हम लोगों ने element 3.1 and 3.2 cover किया था, which basically handled with health and safety culture. इसमें health and safety culture के बारे में discussion किया गया था कि what is health and safety culture, what are the indicators of health and safety culture, negative and positive indicators, and how can we promote health and safety culture at the work site. Work site पे हम लोग health and safety culture को promote कैसे कर सकते हैं. इनफैक्ट जो नया वाला सिलेबस है, द न्यू सिलेबस ऑफ निबोश आईजी, इसमें एलिमेंट 3 इज द लॉन्गेस्ट एलिमेंट. ये सबसे बड़ा एलिमेंट है. देयर आर 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स. इसमें सबसे लंबा एलिमेंट जो है एलिमेंट 3 है. तो इसकी क्लास थोड़ी डिटेल्ड हो जाती है और इस क्लास के पहले भी वीडियोस मैंने बना के डाला हुआ है चैप्टर्स वाइज, है ना, टॉपिक वाइज, जिसको मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें. ऑलराइट. सो जो एलिमेंट 3.3 है, इसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. मतलब वर्क साइट पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिव तरह से या पॉजिटिव तरह से, या फिर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली. इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है. देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स बांटे गए हैं. आपका है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जॉब फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी की कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कंपनी की पॉलिसीज की वजह से वर्कर का बिहेवियर जो है वो अफेक्ट होता है. कंपनी की वजह से वर्कर डिसाइड करता है इफ ही शुड एक्ट इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर. इट मींस इन अ सेफ मैनर और इन एन अनसेफ मैनर. कंपनी के से इन्फ्लुएंस होकर वर्कर ऐसा डिसीजन लेता है. सो द फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. कंपनी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो वर्कर को इनडायरेक्टली मोटिवेट करती हैं ताकि वो बिहेव करे सेफ या अनसेफ मैनर में. पहली चीज है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. ये नोन फैक्ट है. आप कहीं पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप अपने डेली लाइफ के साथ ऐड करके देखिए. इफ यू गो टू अ प्लेस, अगर आप एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग खाने पीने के बाद जो रैपर्स होता है, फूड रैपर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, उसको इधर उधर रोड पे फेंक देते हैं. आप वहां जाते हैं, आप बहुत डिसिप्लिन तरह के आदमी हैं, तो आप ढूंढ ढांड के कहीं से भी आप डस्टबिन में जाके उसको क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं. आप यू विल डू दैट, बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ओनली. कुछ दिन तक ही कीजिएगा आप. उसके बाद धीरे धीरे आप इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाइएगा. यू विल ऑल्सो स्टार्ट थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड्स आउटसाइड ऑफ द डस्टबिन. आप भी सेम काम करना शुरू कीजिएगा. सो इफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ अ कंपनी इज नेगेटिव, इट अफेक्ट्स द वर्कर्स बिहेवियर इन अ नेगेटिव मैनर. एंड इफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द कंपनी इज पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिक वर्कर का बिहेवियर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं. आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं जहां पे सारे स्टाफ ही लेट से आते हैं. द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ अ कंपनी इज 8 o'clock. 8 बजे सुबह में रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल हेड, इंजीनियर्स, कोई 8:30 में आ रहा है, कोई 8:45 में आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है. तो क्या आप 8 बजे जाइएगा? नहीं. वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा और आप भी उसी तरह बिहेव करना शुरू कीजिएगा. सो द टोटल कल्चर ऑफ द कंपनी, द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ द कंपनी अफेक्ट्स द इंडिविजुअल्स बिहेवियर. वो क्या करता है, इंडिविजुअल के, वर्कर के बिहेवियर को अफेक्ट करता है कि वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है या नेगेटिव बिहेव कर रहा है. नेक्स्ट इज कमिटमेंट एंड लीडरशिप. अगर जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, अगर टॉप मैनेजमेंट सेफ्टी को लेकर कमिटेड नहीं है, मतलब वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मतलब काम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल कॉमन प्रैक्टिस में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. डिपार्टमेंटल हेड है, मैनेजर है, साइट मैनेजर है, वर्कर्स को कहते हैं कि सर कन्फाइंड स्पेस में काम करना है और हम जा रहे हैं परमिट लेके आने के लिए. अरे थोड़ी देर का काम है, जाना फट से करके लेके निकल आओ तुम. दे आर इनडायरेक्टली गिविंग अ मैसेज दैट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट. वो क्या मैसेज दे रहे हैं, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ो सेफ्टी को इग्नोर करो अभी फिलहाल के लिए. इस तरह का अगर कमिटेड नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर, लाइक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड चीजों को करने के लिए आप टूल बॉक्स टॉक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, इन सब के लिए मैनेजमेंट जब आपको टाइम देगा, अपना कमिटमेंट दिखाएगा, तब तो आप ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर पाइएगा. अगर मैनेजमेंट कमिटेड ही नहीं है सेफ्टी को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि वर्कर्स का बिहेवियर क्या होगा, नेगेटिव होगा. जो चीज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट समझता है, वर्कर भी उसी को इंपॉर्टेंट समझता है. मैनेजमेंट की नजर में जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्कर की नजर में वो चीज भी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एवरीवन वांट्स टू मेक देयर सीनियर हैप्पी. सब कोई चाहता है हम अपने सीनियर को खुश करें. तो हम वो काम क्यों करें जिससे सीनियर को मतलब ही नहीं है. हम वही काम करेंगे जिससे सीनियर को मतलब है. तो अगर सीनियर को सेफ्टी से मतलब नहीं है, हम नहीं करेंगे सेफ्टी में कुछ. सीनियर को सेफ्टी से मतलब है तो हम सेफ्टी को क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे. सो इट अफेक्ट्स द वर्कर्स बिहेवियर. नाउ द थर्ड इज रिसोर्सेज. हर चैप्टर में मैं ये डिस्कस करता हूं कि पूरी सेफ्टी डिपेंडेंट है किस पर, रिसोर्सेज पर.
आप कुछ भी इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ भी इंप्लीमेंट अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कंफाइंड स्पेस है, एक इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट है, वहां पर आप चाहते हैं कि प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर को मेंटेन करें। सो टू मेंटेन प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर व्हाट विल यू नीड? क्या जरूरत होगी आपको? यू विल नीड रिसोर्स। इट मीन्स यू विल नीड एन एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। आपको एक एग्जॉस्ट फैन चाहिए, एक होस पाइप चाहिए, एक गैस टेस्टिंग मीटर चाहिए जिससे आप टेस्ट कर सकें कि वहां पे गैसेस का प्रेजेंस कितना है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है। तो ये सब चीजें फ्री में आएंगी, खरीद के लाना पड़ेगा, आप अपने जेब से खर्च कीजिएगा नहीं, आपको प्रोजेक्ट के सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सपोर्ट की जरूरत होगी। जब वो लोग पैसा इज रिसोर्स, मनी इज रिसोर्स, टाइम इज रिसोर्स, एफर्ट इज रिसोर्स। सो व्हेन द मैनेजमेंट, द कंपनी गिव्स टाइम, एफर्ट एंड मनी फॉर सेफ्टी, तब उसके बदले में आप सेफ्टी वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। अगर रिसोर्स कंपनी नहीं दे रही है, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और इसकी वजह से वर्कर का बिहेवियर क्या होगा? नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा। एग्जैक्टली। वर्क पैटर्न, कभी कभी वर्क पैटर्न इतना ऑकवर्ड होता है ना कि वर्कर्स के सेहत पे बुरा असर पड़ता है इसका, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी पे इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आपको पता है, एज पर आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, अ वर्कर इज सपोज टू वर्क 48 आवर्स अ वीक। वर्कर को हफ्ते में 48 घंटे ही काम करना है। अगर 48 घंटे से ज्यादा कोई एम्प्लॉयर वर्कर से काम ले रहा है तो पहले तो वर्कर अग्री होना चाहिए कि हम काम करेंगे। दूसरी चीज, दैट द वर्कर नीड्स टू बी पेड ओवर टाइम विच इज 1.5 times मोर देन हिज एक्चुअल सैलरी। वर्कर को ओवर टाइम पे करना होता है जो उसकी सैलरी से 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। 1 घंटा का जो सैलरी उसको मिलना चाहिए वो 1.5 घंटा का सैलरी उसको मिलेगा, है ना। तो मान लिया कि 48 घंटे की ड्यूटी, 48 घंटे आप वर्कर से काम करा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वर्कर से एक साथ आप 24 घंटे का शिफ्ट ले लीजिए। आप अगर आप वर्कर से एक साथ 24 घंटे की शिफ्ट लेते हैं तो क्या होगा? उसका हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होगा? नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होगा। उसका बिहेवियर क्या होगा? नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगा। कम्युनिकेशन, सबको पता है दैट जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, तो वर्कर्स को मैसेज जाता है कि नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, देयरफॉर वी शुड प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑल्सो। हमको भी हेल्थ एंड सेफ्टी को क्या करना चाहिए? प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर बार बार आप लोगों को ये कहा जाए पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट है, आपके मन में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, इस इंस्टीट्यूशन में पंक्चुअलिटी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो इनडायरेक्टली आप भी क्या कीजिएगा? उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिएगा। अब बार बार हम ये कहें कि नहीं, नॉलेज से मतलब है आपको, है ना, कभी भी आइए, क्या फर्क पड़ता है, बस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आपको इनडायरेक्ट मैसेज क्या जाएगा? दैट कमिंग ऑन टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, समय पर आना यहां पर जरूरी नहीं है। तो जब कम्युनिकेशन होता है बिटवीन अपर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स, इससे वर्कर का बिहेवियर जो है वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है, वो सेफ तरह से बिहेव करता है। सेफ तरह से बिहेव का मतलब क्या है? सेफ तरह से बिहेव का मतलब है द वर्कर विल वर्क इन अ सेफ मैनर, वर्कर सेफ मैनर में काम करेगा, यही उसका सेफ बिहेवियर हुआ ना। घर पे तो है नहीं कि सेफ बिहेवियर का मतलब हम ये समझेंगे कि वो सही से खाना खाया, अपना कमरा साफ रखा। सेफ बिहेवियर ऑन द वर्क साइट मीन्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, सेफ्टी के अकॉर्डिंगली क्या करना? काम करना। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ सुपरविजन। सबको पता है कि अगर आप सामने वाले से अच्छे ढंग से काम कराना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा डर पैदा करना पड़ता है, मतलब वैसा मार वाला डर नहीं। देयर इज समवन हु इज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन मी, कोई है जो हम पे नजर रखे हुए है, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, है ना, अभी हमको देख रहे हैं बैठ के आप, राइट। अभी हम क्लास से बाहर चले जाएं तो आप में से कुछ लोगों का फोन बाहर निकलेगा पॉकेट से, कुछ लोग इंस्टाग्राम रील सर्फ करना शुरू कर देंगे, ब्राउज करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग सोचेंगे एक गेम पबजी का खेल लेते हैं, राइट। दैट माइट हैपन, बट आई एम इन द क्लास, you have a certain fear that there is someone who is supervising our activities, so you will try to behave or act in a respectable manner or in a formal manner. सेम चीज है, अगर कंपनी की तरफ से सुपरविजन ही नहीं है तो वर्कर्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा? वर्कर विल स्टार्ट बिहेविंग इन एन अनसेफ मैनर, वर्कर का बिहेवियर क्या हो जाएगा? अनसेफ हो जाएगा। कंसल्टेशन, आपको पता है कंसल्टेशन इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। आपको अगर वर्कर के साथ कंसल्टेशन करते हैं ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज तो वहां पे भी मैसेज जाता है दैट हेल्थ एंड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग, अब देखिएगा ट्रेनिंग का मतलब क्या है? यहां पे हम लोग कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी का मतलब क्या है यहाँ पर? अपर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ट्रेनिंग को लेकर क्या है? अपर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग को लेकर 2 जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट, डेवलप अ सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहला तो आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कीजिए आप कि किन वर्कर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है। सबको सेम ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते आप। Toolbox talk can be given to all present at the work site. Job specific training has to be given to those who are doing a particular type of job.
रेफ्रेशर ट्रेनिंग इज गिवन टू दोज वर्कर्स हु कम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लीव। जो वर्कर बहुत दिनों बाद छुट्टी से घर वापस आते हैं ना, 4 महीना 5 महीना घर से रहकर वापस आते हैं, तो साइट पे उस दौरान में बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं, तो उन वर्कर्स को रेफ्रेशर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसको रेफ्रेशर ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो ये डेवलप प्लान कौन करेगा? मैनेजमेंट, है ना। दूसरी जिम्मेदारी कंपनी की क्या होती है? टू गिव रिसोर्सेज। उस ट्रेनिंग को देने के लिए आपको रिसोर्स चाहिए ना। कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां पे आपको प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, ताकि वर्कर्स को फोटोज एंड वीडियोस दिखा सके आप कि क्या हैजर्ड्स इन्वॉल्व है, किस तरह के। इसको हाई इंपैक्ट ट्रेनिंग कहा जाता है, ऐसा ट्रेनिंग जिससे बहुत ज्यादा असर पड़े वर्कर्स के ऊपर। तो ये लैपटॉप या प्रोजेक्टर कहां से आएगा? फिजिकल आप वर्कर्स को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग में आप उनको एक्सटिंग्विशर यूज करके दिखाइएगा दैट दिस इज हाउ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज। उसके लिए आपको एक्सटिंग्विशर चाहिए ना, वो रिसोर्स कौन देगा आपको? मैनेजमेंट। तो ट्रेनिंग रिसोर्सेज की जो जरूरत है वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट जनरेट करेगा, और ट्रेनिंग प्लान मैनेजमेंट क्या करेगा? डेवलप करेगा। अगर ये नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? दिस affects workers health and safety behavior, and due to this workers behave in an unsafe manner. तो ये थे हमारे कौन से factors? These were organizational factors that influence workers behavior towards health and safety. इसके बाद second है job factor. वर्कर जो काम कर रहा है ना, उस काम से वो कैसे अनसेफ तरह से काम करता है, मतलब काम, वर्कर का काम कैसे वर्कर को मजबूर करता है कि वो सेफ तरह से बिहेव नहीं करके अनसेफ तरह से बिहेव करना शुरू कर दे। हाउ डज वर्कर्स जॉब फोर्स द वर्कर टू वर्क इन एन अनसेफ मैनर? सबसे पहली चीज जो है दैट इज टास्क। कुछ काम ही ऐसा होता है ना, देयर आर सम टास्क जिसमें वर्कर्स को क्या करना पड़ता है? अनसेफ मैनर में काम करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वर्किंग इन अ वेरी लिमिटेड स्पेस, बहुत ही लिमिटेड स्पेस में काम करना। कोई पतली सी टनल है, सुरंग है, या कोई डक्टिंग पाइप है जिसमें वर्कर को घुस के काम करना है। नाउ द टास्क इज फोर्सिंग द वर्कर टू वर्क इन एन अनसेफ मैनर। वो काम ही वर्कर को मजबूर कर रहा है क्या करने के लिए? अनसेफ मैनर में काम करने के लिए। स्मॉल रेपिटेटिव मूवमेंट, कोई ऐसा काम है जहां पे वर्कर को बार बार रेपिटेटिव मूवमेंट करना है, लाइक वर्कर को झुक के सामान को असेंबल करना है यहां से वहां, है ना, बार बार, तो वर्कर उसमें बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। द वर्कर इज फोर्स्ड टू डू द वर्क इन एन अनसेफ मैनर। वर्कर काम ही उस तरह से करने को मजबूर है। इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? टू डेवलप मेथड्स, ऐसे मेथड्स को डेवलप करें आप जिसकी हेल्प से वर्कर्स के आप बिहेवियर को क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें, उसके बिहेवियर को आप क्या कर सकें? सेफ बना सकें। नाउ नेक्स्ट इज वर्कलोड। काम का प्रेशर अगर बहुत ज्यादा होता है, इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ऑन वर्कर्स के हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ता है। समटाइम्स अगर अनरियलिस्टिक टारगेट सेट किया जाता है, 2 घंटे का काम 1 घंटे में करने को कहा जाए, 3 दिन का काम 2 दिन में कंप्लीट करने को कहा जाए, अननेसेसरी वर्कलोड डाल दिया जाए, पॉर रिलेशनशिप बिटवीन कॉलीग के बीच में पॉर रिलेशनशिप का होना, ये भी क्या करते हैं? वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। एनवायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वर्कर काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इज नॉट कंपैटिबल, इन्वायरमेंट ही उसका कंपैटिबल नहीं है जहां पे वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं है, सफोकेशन जैसी फीलिंग आ रही है। ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां पे टेम्परेचर हाई है, बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा कम है, तो क्या ये सारे वर्कर्स उसकी सेहत पे बुरा असर नहीं डालेंगे? वही अनसेफ बिहेवियर में काउंट किया जाएगा, दैट विल बी काउंटेड। ये वो काम है वर्कर का जो उसको अनसेफ मैनर में बिहेव करने को मजबूर कर रहा है। एंड प्रोसीजर, अगर वर्किंग प्रोसीजर ही आपने गलत डेवलप किया हुआ है, लाइक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क ही गलत डेवलप कर दिया आपने, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा वर्कर। तो अगर आपने सिस्टम डेवलप किया है तो वर्कर विल वर्क इन एन अनसेफ मैनर। तो ये जॉब फैक्टर होते हैं जो वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ थर्ड इज इंडिविजुअल फैक्टर। वर्कर की भी कुछ चीजें होती हैं, वर्कर के अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उसको फोर्स करती हैं सेफ मैनर में काम करने को या फिर अनसेफ मैनर में काम करने को। द फर्स्ट इज कॉम्पिटेंस, वर्कर कॉम्पिटेंट कितना है। कॉम्पिटेंट वर्ड हमने आपको पढ़ाया हुआ है, निबोश के सिलेबस में ही पढ़ाया है, इनफैक्ट डिप्लोमा के सिलेबस में भी ये चीज कवर्ड है आपका। कॉम्पिटेंट वर्ड 3 चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन सा? स्किल, ट्रेनिंग, स्किल, नॉलेज एंड ट्रेनिंग, राइट। वर्कर अगर स्किल्ड है, वर्कर अगर नॉलेजेबल है और वर्कर अगर ट्रेंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉम्पिटेंट है। अगर उसके पास ये तीनों चीजें हैं तो वो उसको पता है सेफ क्या है, अनसेफ क्या है। ही नोज वेरी वेल कि ये सेफ बिहेवियर है, ये हमारा अनसेफ। वर्कर अगर ट्रेंड है, उसको पता है कि खाली फुल बॉडी हार्नेस लगा लेने से काम नहीं होता है, इट हैज टू बी एंकर्ड टू अ सेफ एंकरेज पॉइंट। इसको एक सेफ एंकरेज पॉइंट में एंकर भी हमको करना है। तो अगर वर्कर कॉम्पिटेंट है तो वो सेफ बिहेव करेगा, इनकॉम्पिटेंट है तो अनसेफ बिहेव करेगा। स्किल्स, वो कवर हो जाएगा उसमें, स्किल्स में
पर्सनालिटी, वर्कर की पर्सनालिटी कैसी है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो रिस्क टेकर्स होते हैं, उनको क्या होता है, एड्रेनलिन जो होता है ना, एड्रेनलिन, जिसकी वजह से वर्कर्स क्या होते हैं, एक होता है ना एड्रेनलिन, रिस्की काम करने में मजा आता है ना, जोखिम लेने में मजा आता है, राइट। इस तरह की पर्सनालिटी है, तो वो पर्सनालिटी वर्कर को मजबूर करेगा क्या करने में, टू बिहेव इन एन अनसेफ मैनर, ताकि वो क्या करे, अनसेफ मैनर में बिहेव करे। नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड एंड रिस्क परसेप्शन, ये दोनों चीजें जो है थोड़ी सी क्या है, जुड़ी हुई है। एटीट्यूड क्या होता है वो समझिए, इस तरह का एटीट्यूड होना कि हम 15 साल से जॉब कर रहे हैं और आई हैव बीन वर्किंग फॉर 12 ईयर्स, 12 साल से जॉब कर रहे हैं, अब तक तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, अब कैसे कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। जैसे आप कोई आदमी जो है बिना हेलमेट, कोई आदमी जो है बिना हेलमेट क्या कर रहा है, बाइक चला रहा है, राइडिंग अ बाइक विदाउट हेलमेट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, 10 साल से बाइक चला रहा है, उसको रोकिए आप और उसको आप बोलिए, क्या बोलिए उसको बोलिए कि भाई तुम हेलमेट लगा के काम बाइक चलाओ, क्या बोलेगा वो, 10 साल से चला रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हो जाएगा। सी हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट इज वेरी नेगेटिव, जो उसको फोर्स कर रहा है अनसेफ बिहेव करने के लिए, है ना। तो समटाइम्स एटीट्यूड ऑल्सो प्लेज अ रोल। अब होता है रिस्क परसेप्शन, ये हमने टॉपिक कवर किया हुआ। रिस्क परसेप्शन क्या होता है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ हाई द रिस्क इज एंड हाउ मच हार्म इट कैन कॉज। आदमी, आपके अंदर की क्षमता होती है कि आप रिस्क को किस ढंग से परसीव कर पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको अक्सर देते हैं कि एक आदमी जो नशे में है, अ पर्सन, है ना, जो क्या है, नशे में है और वो रोड पे जा रहा है, इज वॉकिंग ऑन द रोड, सामने उसके एक नाली आती है ना, अ ड्रेन, एन ओपन ड्रेन, खुला हुआ नाली एक आता है। देखिएगा अक्सर जो शराबी लोग होते हैं, जो नशे में बहुत ज्यादा होते हैं, वो गिर जाएंगे नाली में जाकर। क्या वो इसलिए गिर गया कि वो अंधा हो गया था, क्या वो इसलिए गिर गया कि उसको गड्ढा दिखाई नहीं दिया, उसको गड्ढा दिखा, वो अंधा हुआ, नशा में था, अंधा नहीं था, वो गड्ढा दिखा, वो रिस्क परसीव नहीं कर पाया कि इस गड्ढे में गिरेंगे, मेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, सर फट जाएगा, है ना। तो यहां पे उसका रिस्क परसेप्शन क्या हो गया, वीक हो गया। किसकी वजह से, नशे की वजह से। लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रेनिंग की हेल्प से भी क्या होता है, रिस्क परसेप्शन आपका वीक हो जाता है ना। फैटीग, जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं और आप कार चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग अ कार एट 100 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर फॉर द लास्ट 15 आवर्स, 15 घंटे से आप उस स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। अचानक से सामने रोड पर एक भैंस आ जाती है, एक हिरन आ जाता है, तो आप ब्रेक मारिएगा, लेकिन ब्रेक मारते मारते आपकी कार क्या हो जाएगी, लेट हो गया आपको रिस्क परसीव करने में, बिकॉज यू आर फैटीग्ड, आप बहुत ज्यादा थके हुए थे। दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर रिस्क परसेप्शन। जब वर्कर्स का रिस्क परसेप्शन वीक होता है ना, इसकी वजह से भी वो क्या करते हैं, अनसेफ बिहेव करते हैं, दे बिहेव इन एन अनसेफ मैनर। तो आप रिस्क परसेप्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, एजुकेट करके वर्कर्स को, ट्रेनिंग देकर, उनको कॉम्पिटेंट बनाकर, उनको हैजर्ड्स के बारे में बताकर, उनको सुपरविजन देकर, सेफ सिस्टम वर्क के अकॉर्डिंगली उनको काम कराकर, और बाय टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। अगर समझाने के बाद भी, ट्रेनिंग लेने के बाद भी द वर्कर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, यू कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम एज पर कंपनीज पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली खुद से नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया क्या, फैक्टर्स जो क्या करते हैं, वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ द सेकंड टॉपिक हमारा जो है दैट क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स। इसको लेकर हमने अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते देखा है कि सर मैंने पढ़ा था 3 तरह का हैजर्ड बताया गया था, मैंने पढ़ा था। देखिए अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। जैसे एक जगह क्लासिफिकेशन ये भी होता है हैजर्ड का, मैकेनिकल हैजर्ड, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड, ये भी आपको कैटेगरी एक आती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, इसमें हैजर्ड को आपको 5 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट इज फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल एनवायरमेंट से जो हैजर्ड क्रिएट होते हैं ना, जैसे कन्फाइंड स्पेस, सॉरी, वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस, वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, मैनुअल हैंडलिंग, ओके, वर्किंग एट हाइट, ये जो हैजर्ड आपको क्रिएट हो रहे हैं ना, ये फिजिकल एनवायरमेंट की वजह से, स्लिप्स एंड ट्रिप, स्लिप एंड ट्रिप जो आपका हैजर्ड होता है, ये क्यों क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट। किसकी वजह से, फिजिकल एनवायरमेंट की वजह से। इन हैजर्ड्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है, फिजिकल की कैटेगरी में। नेक्स्ट है केमिकल हैजर्ड्स, है ना, मतलब ऐसे हैजर्ड जो केमिकल फॉर्म में मौजूद हो, लाइक सिलिका डस्ट आपका हो गया, है ना, सल्फरिक एसिड आपका हो गया, है ना, लिक्विड फॉर्म में, आपको डस्ट फॉर्म में, वेपर फॉर्म में जो केमिकल हैजर्ड्स पाए जाते हैं, दे आर केमिकल हैजर्ड्स। द थर्ड इज बायोलॉजिकल हैजर्ड। बायोलॉजिकल, कोविड-19 इज अ बायोलॉजिकल हैजर्ड। वायरस है वो, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या है आपके, दीज आर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, ये आपके क्या बायोलॉजिकल होते हैं। एंड द फोर्थ इज एर्गोनॉमिक। एर्गोनॉमिक हैजर्ड क्या होता है, पोर पोस्चर, जो काम करने का पोर पोस्चर जो होता है ना, उसको एर्गोनॉमिक हैजर्ड की कैटेगरी में किया जाता है काउंट। फॉर एग्जांपल, वर्किंग इन एन ऑकवर्ड पोजीशन फॉर लॉन्ग आवर्स,
लंबे समय तक ऑकवर्ड पोजीशन में काम करना। जैसे कि आपने ब्रिक लेयर्स को देखा होगा, जो लोग ईंट जोड़ने का काम करते हैं, उनका काम क्या है, वो झुके रहते हैं, वो झुकते हैं, ईंट का मसाला लगाते हैं, उसको जोड़ते हैं जब तक लोअर लेवल पे काम चल रहा होता है। उनका काम उनको मजबूर कर रहा है कि उनका जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो हमेशा इस शेप में रहेगा फॉर लॉन्ग आवर्स, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। दैट इज क्लासिफाइड एज एर्गोनॉमिक हैजर्ड, जिसको एर्गोनॉमिक हैजर्ड क्या क्लासिफाई करते हैं, एंड साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, जो किससे रिलेटेड होता है, लाइक एक्सेसिव वर्क प्रेशर का बहुत ज्यादा होना, अनरियलिस्टिक डेडलाइन वगैरह को सेट करना। दीज आर साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स व्हिच क्रिएट साइकोलॉजिकल इश्यूज, जो क्या करते हैं, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज को क्रिएट करने का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क प्रोफाइलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या होता है ना कि रिस्क प्रोफाइलिंग को रिस्क असेसमेंट समझ लेते हैं, अलग से डील किया गया रिस्क असेसमेंट। रिस्क प्रोफाइलिंग इज अ लिटिल डिफरेंट देन रिस्क असेसमेंट। रिस्क प्रोफाइलिंग जो होता है ना, वो रिस्क असेसमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्लास में एक बार पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू रिस्क असेसमेंट, उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ हमने फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे भी किया हुआ है ना। तो इंट्रोडक्शन टू रिस्क असेसमेंट में एक हमने बताया था जेनरिक रिस्क असेसमेंट। आई टॉट 3 टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, 3 तरह का रिस्क असेसमेंट हमने पढ़ाया था, जेनरिक रिस्क असेसमेंट, एक्टिविटी बेस्ड रिस्क असेसमेंट एंड ऑन स्पॉट रिस्क असेसमेंट। तो जो जेनरिक रिस्क असेसमेंट होता है ना, दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू रिस्क प्रोफाइलिंग। वो क्या होता है, रिस्क प्रोफाइलिंग से सिमिलर होता है। रिस्क प्रोफाइलिंग जो होता है वो आप इंडिविजुअल काम का नहीं करते हैं, अकेले काम का रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं किया जाता है। रिस्क प्रोफाइलिंग पूरे प्रोजेक्ट का किया जाता है, इट इज डन ऑफ द होल प्रोजेक्ट। आप रिस्क प्रोफाइलिंग कभी एक एक्टिविटी का नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, पूरे प्रोजेक्ट का कीजिएगा। इसमें किया क्या जाता है, फर्स्ट पूरे प्रोजेक्ट पे आप देखिएगा, आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स, मेजर थ्रेट्स जो हैं जिनकी वजह से आपकी कंपनी को ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं, है ना। लाइक द एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कैरी आउट की जा रही हैं विच आर वेरी अनसेफ इन नेचर, जो नेचर में क्या है, काफी अनसेफ है, जिससे वर्कर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लॉस हो सकता है, और देयर माइट बी मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट, या फिर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट हो सकते हैं। पहले तो आपको उसको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा स्टेप जो होता है, आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी इंपैक्ट्स ऑन बिजनेस। आपको देखना होता है कि ये जो हैजर्ड्स हमने ऑब्जर्व किया, ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स मैंने ऑब्जर्व किया, इनकी वजह से बिजनेस पे कितना नुकसान पहुंचेगा। लाइक अगर इसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हाउ विल इट इंपैक्ट द बिजनेस, ये बिजनेस को क्या करेगा इंपैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए कि आप किसी बिजनेस का, किसी कंपनी का रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि जो फ्लेमेबल मटेरियल उसको ओपन स्पेस में स्टोर किया जा रहा है, और वो जो ओपन स्पेस है दैट इज वेरी क्लोज टू स्टोर, वो स्टोर से काफी क्लोज है। स्टोर वेयर कॉस्टली इक्विपमेंट्स, मशीन्स आर बीइंग स्टोर्ड, ऐसा स्टोर जहां पे महंगे मशीन्स और इक्विपमेंट को स्टोर किया जा रहा है। ये आपने थ्रेट आइडेंटिफाई किया कि ये एक थ्रेट है। अब इस थ्रेट से कंपनी को कितना बड़ा लॉस होगा, जाहिर सी बात है, अगर उसमें आग लगती है द होल स्टोर will come into contact with fire and there might be huge monetary losses, बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस हो सकता है कंपनी को। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि बिजनेस पे लॉस कितना बड़ा होने वाला है। तीसरा काम आपका जो होता है, आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ थ्रेट्स। आपको देखना होता है कि ऑलरेडी इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या वहां पर कंट्रोल मेजर्स लगाए गए हैं, उस थ्रेट्स को हैंडल कैसे किया जा रहा है। मतलब वो जो स्टोर है, स्टोर के बगल में जो हमारा फ्लेमेबल मटेरियल है, उसके लिए क्या वहां पर कंट्रोल्स लगाए गए हैं। हो सकता है उसके लिए वहां पर साइन बोर्ड पोस्ट किए गए हो, साइन बोर्ड्स आर पोस्टेड, नो नेकेड फ्लेम्स, डू नॉट स्मोक, ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। हो सकता है सॉफ्ट बैरिकेशन, वार्निंग टेप से उसको क्या किया गया हो, बैरिकेड किया गया हो। सो व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन, देखा थोड़ा सा इसके से मिलता जुलता दिख रहा है ना, पहले से उसको क्या किया गया है। एंड द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लाइवलीहुड ऑफ द थ्रेट ऑकरिंग। यहाँ पे थ्रेट जो है ना, दिस इज हैजर्ड्स, ये क्या है आपका, ये आपका हैजर्ड की बात हो रही है। आपको देखना होता है कि चांसेस क्या है एक्सीडेंट होने के। आपको अंदाजा हो रहा है ना, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया कि एक स्टोर है, उसके बगल में फ्लेमेबल सब्सटेंस रखा हुआ है इन ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में, तो आग लगने के चांसेस क्या है। आई थिंक यू गेट अ सर्टेन आइडिया, आपको एक सर्टेन आइडिया मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा है, आगे के सेक्शन में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी ऑफ ईच थ्रेट। उसके बाद आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। मान लीजिए कि आपने साइट पर 15 ऐसे थ्रेट्स पाए जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेशन में उनको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ आउट ऑफ दोस 15 थ्रेट्स देयर माइट बी 3 or 4 थ्रेट्स व्हिच आर हाई इन नेचर। हाई इन नेचर का पता कैसे चलेगा, थ्रेट्स आपका हाई कैटेगरी में जा रहा है, हाई प्रायोरिटी की कैटेगरी में या लो प्रायोरिटी की कैटेगरी में, इसका पता आप 2-3 चीजों से लगा सकते हैं। पहला, अगर एक्सीडेंट होता है इसका लॉस कंपनी के ऊपर कितना बड़ा होने वाला है।
इफ द लॉस इज गोइंग टू बी ह्यूज, वो थ्रेट आपका क्या होगा, हाई होगा. इफ द लॉस इज गोइंग टू बी नॉट टू बी ह्यूज, तो वहां पे थ्रेट क्या हो जाएगा आपका, लो हो जाएगा. सेकंड, चांसेस ऑफ ऑकरेंस. जो एक्सीडेंट होने के चांस की आप बात कर रहे हैं, वो चांस कितना है, हाई है या फिर लो है. हाई होगा तो थ्रेट का लेवल भी क्या होगा, हाई होगा. लो होगा तो थ्रेट का लेवल भी क्या होगा, लो होगा. ये क्यों करते हैं आप, आपको पता है इन हेल्थ एंड सेफ्टी यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. आपके पास रिसोर्स तो लिमिटेड होता है. ऐसा तो नहीं कि आपके साइट पे 700 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके सेफ्टी को देखने के लिए 200 सेफ्टी ऑफिसर्स हायर कर दिए गए हैं और अनलिमिटेड बजट दे दिया गया है कि जितना खरीदना है, जो खरीदना है खरीदो आप लोग, बस सेफ्टी अचीव कराओ. ऐसा होता है क्या, नहीं होता है. यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. वहां पे आपको डिसाइड करना होता है विच थ्रेट नीड्स इमीडिएट अटेंशन. कौन सा ऐसा थ्रेट है जहां पे हमको तुरंत एक्ट करना है, और विच थ्रेट्स आर टॉलरेबल. कौन से ऐसे थ्रेट्स है जिसको अभी के लिए तो बर्दाश्त किया जा सकता है. पहले हाई थ्रेट्स को हम लोग एड्रेस करते हैं और जब ये कंट्रोल हो जाएगा देन वी विल फोकस ऑन लो थ्रेट्स. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइजेशन करना होगा और फिर आपको वहां पर कंट्रोल्स लगाए ना. दैट इज रिस्क प्रोफाइलिंग. ये आपका क्या है, रिस्क प्रोफाइलिंग है. देखिए रिस्क असेसमेंट में आप सीधे जाकर हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक देयर आर 2 वर्कर्स. रिस्क असेसमेंट, वर्क एट हाइट का एग्जांपल हम लोग लेते हैं. रिस्क प्रोफाइलिंग और रिस्क असेसमेंट में डिफरेंस आपको समझाते हैं. रिस्क असेसमेंट, स्कैफोल्ड है, अनगार्डेड स्कैफोल्ड है, 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं. आप जाते हैं वहां पर, देखते हैं कि 2 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एन अनगार्डेड स्कैफोल्ड, अनसेफ स्कैफोल्ड. आपने वहां पे गार्डरेल वार्डर इंस्टॉल करवा दिया. नाउ दैट इज रिस्क असेसमेंट. दैट इज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. एक एकदम आइसोलेटेड इंसिडेंट है, उससे पूरे कंपनी का आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है. आ रहा है समझ में. अब रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होगा, 2 वर्कर्स को आपने देखा, नोट किया आपने. अब आप साइट पे और कौन कौन से ऐसे एरियाज है ना जहां पे वॉक एट हाइट तो चल रहा है लेकिन वहां पर एडिक्वेट फॉल प्रिवेंशन सिस्टम या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं दिया गया है. अगर सिर्फ वही एक जगह थी जहां पे फॉल प्रिवेंशन नहीं था तो ये थ्रेट नहीं हुआ, ये रिस्क को आप कंट्रोल कर लीजिए वहीं पर, है ना, देन एंड देयर. लेकिन और भी साइट पे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल रहे हैं. ओपन रूफ है, काम चल रहा है, वहां पे फॉल प्रिवेंशन सिस्टम नहीं है. आपने साइट पे 15, 20, 25 जगह पे सेम इशू नोटिस कर लिया. इसका पता है क्या है, साइट पे पॉलिसी नहीं, एडिक्वेट पॉलिसी कि आप इस तरह के रिस्क को हैंडल या मैनेज कर सकें. नाउ दैट इज रिस्क प्रोफाइल. ये आपका क्या हुआ, आइडिया हुआ. आप रिस्क असेसमेंट में एक पर्टिकुलर रिस्क को डिटेक्ट करते हैं और रिस्क प्रोफाइलिंग में उसी को पूरे आप एज ए होल देखते हैं कि पूरे कंपनी में ये कहां पर इश्यूज पाए जा रहे हैं और कैसे मैनेजमेंट लेवल से इन इश्यूज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क प्रोफाइलिंग एंड रिस्क असेसमेंट. अब इसके बाद देखिएगा, ये जो हमारा 3 टॉपिक था, ये 3.3, 3.4 एंड 3.5, ये 3 एलिमेंट्स कवर्ड है. इसके बाद जो 3.6, 3.7, 3.8 एलिमेंट्स है ना, वो पता है किसके बारे में, वो है रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैट्रिक्स एंड रिस्क कैलकुलेशन, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, है ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना. उसके बाद सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिसको स्प्रेडिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है परमिट टू वर्क और उसके बाद है हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर. तो इस सारे पे हमने वीडियो बनाए हुए. आई हैव मेड वीडियो ऑन ऑल दीस पॉइंट्स और वो सारा वीडियो निबोश के सिलेबस से ही मैंने बनाया हुआ है. तो मैं क्या करूंगा, मैं करने वाला क्या हूं कि इस वीडियो को, जो ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लाइन से मैं सबका लिंक दूंगा. ये 6 वीडियोस आपको देखने होंगे. दीस आर पार्ट्स ऑफ निबोश आईटी सिलेबस. तो इस वीडियो को देखने के बाद यू हैव टू वॉच ऑल दीस 6 वीडियोस. ये 6 वीडियो देख लेंगे, योर एलिमेंट 3 विल बी कवर्ड. आपका एलिमेंट 3 कंप्लीट हो जाएगा. इस पे क्योंकि मैं इस वीडियो में इसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज़ रिपीटेशन हो जाएगा. द वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल. I'll share the link in the description box. All right, let's pause the video now.